मेरे YouTube चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और मित्रों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के बोर्ड पेपर के बारे में। कक्षा 10 का जो पेपर है हिंदी का, उसके विषय में बात कर रहे हैं कि हिंदी के पेपर में क्या क्या सावधानी रखनी है। ठीक है सर, तो पहली बात करते हैं हम उसके बारे में कि वे कौन से बिंदु हैं जो सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यूनिट कबीर और तुलसीदास, अगर पद्य भाग से आप पढ़ रहे हैं तो पद्य भाग में कबीर और तुलसी बड़े मायने रखते हैं। ये दोनों एक ऐसे विषय हैं जो कक्षा 9 से लगा करके ठेठ एमए तक, मास्टर इन आर्ट्स, वहां तक आपके लिए महत्वपूर्ण है। और मित्रों, एक बात वापस बता दूं, ठेठ का मतलब होता है अंतिम तक। ये हिंदी का ही शब्द है, ये देश शब्द नहीं है, इस बारे में ध्यान रखें। तो बात करते हैं कबीर और तुलसी। कबीर और तुलसी दोनों इस प्रकार के यूनिट है, इस प्रकार के टॉपिक है कि इसके बारे में प्रश्न बनता ही बनता है। और पद्य भाग में ज्यादातर इस टॉपिक से पद्यांश आता है, व्याख्या आती है और यहां से इस प्रकार का प्रश्न निर्मित होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, चूकना नहीं। अब हम बात करते हैं 10 बोर्ड के बारे में कि क्या क्या आपको पहले करना है। उससे पूर्व निबंध के विषय में मैंने एक वीडियो बनाया था, वो जरूर देखें कि निबंध में किस प्रकार से हम एक्स्ट्रा नंबर अर्जित कर सकते हैं, किस प्रकार से एक्स्ट्रा नंबर हम ला सकते हैं, उसके विषय में वीडियो जरूर देखें। तो मैं बात करता हूं कि अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक। अति लघुत्रात्मक ये जो प्रश्न है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नंबरों को लाने का एक अचूक रामबाण है। इन प्रश्नों को पहले सॉल्व करना है, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न होते हैं और आप आसानी से 100% इनको आसानी से आप कर सकते हैं। दूसरी बात रही लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न को करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इनकी जो शब्द सीमा है उनसे ज्यादा बाहर नहीं जाना है, शब्द सीमा से बाहर नहीं जाना। जैसे शब्द सीमा दे रखी है आपकी 300 शब्द, या फिर शब्द सीमा दे रखी है माना कि 100 शब्द, तो आपको ध्यान रखें कि इन 100 शब्दों से बाहर आपको नहीं जाना है। तभी आपका जो ये प्रश्न है इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और इसके जो उत्तर सीमा है उसको भी आप आसानी से भेद पाएंगे और आपके पास में समय भी बराबर रहेगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, लघुत्रात्मक प्रश्न ये कोई भी आ गया उसको तो आप आसानी से कर बैठे और फिर बाकी के बारे में आप कर भी नहीं पा रहे हैं। इसको आपने 2 पेज में लिख दिया और दूसरा प्रश्न आया लघुत्रात्मक का और उसको आपने कर दिया मात्र 2 लाइन। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। लघुत्रात्मक करने के बाद आपको ध्यान देना है कि आपके पास में जो प्रश्न आते हैं व्याकरण वाले, अब उन व्याकरण वाले प्रश्नों की बारी है। व्याकरण वाले प्रश्नों को अब करना है कब, जब आपके लघुत्रात्मक पूरे हो जाए। और लघुत्रात्मक में पूरा होने के बाद में जब आप व्याकरण का करेंगे तो उसमें पद परिचय करके आपका एक प्रश्न आएगा, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। उसमें से आपसे विकारी जो शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके बारे में पूछते हैं। ठीक है, पद परिचय की, जैसे राम खाना खाता है, इस प्रकार का प्रश्न आ गया। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है वो देखिए। इसका कर्ता कौन है? कर्ता राम है, बिल्कुल, ये आपका कर्ता हो गया। क्या काम कर रहा है वो? खाना खा रहा है, तो खाना क्या हो गया? कर्म हो गया। और वो कर क्या रहा है? खा रहा है, जिसको इंग्लिश में आप ईटिंग कह सकते हैं। तो ये इसकी क्रिया हो गई। ओके सर, ये तो अपने पास में 3 चीजें आ गई, इसको आप लिख सकते हैं। दूसरी बार ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें कर्ता जो है वो क्या है, संज्ञा है या सर्वनाम। तो राम एक नाम है और वो भी कैसा, व्यक्तिवाचक नाम है, तो सीधी सी बात है ये संज्ञा हो जाएगी। और वो भी आप लिख सकते हैं राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर खाना राम का कर्म, या फिर लिख दीजिए कर्ता का कर्म और फिर लिख दीजिए क्रिया। और क्रिया में भी कौन सी? सकर्मक हो जाएगी। कौन सी लिखेंगे आप? सकर्मक क्रिया। क्यों हो जाएगी सकर्मक? क्योंकि क्या खा रहा है राम? खाना खा रहा है। कौन खा रहा है? राम खा रहा है। तो सीधी सी बात है ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं, इतना कोई हार्ड प्रश्न नहीं है। अब इसके बाद में क्या करना है आपको कि जो पद्यांश और गद्यांश आ रहे हैं, जो पद्यांश और गद्यांश आ रहे हैं उनको आपको सॉल्व करना है। पद्यांश में से सीधे प्रश्न बनते हैं,
और पहला जो प्रश्न बनता है वो महत्वपूर्ण बनता है शीर्षक से। तो दोस्तों शीर्षक को किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में आपको ये ध्यान देना है कि शीर्षक कोई बड़ा चौड़ा नहीं होता। शीर्षक का मतलब था टॉपिक, जिस प्रकार से फिल्मों का नाम होता है ना। फिल्मों के नाम में क्या होता है, छोटा सा नाम होता है, जैसे गदर हो गया, बॉर्डर हो गया, कोई भी मूवी ले लो, सनम रे हो गया, आजकल की कोई भी मूवी, पुष्पा। अब देखो पुष्पा मूवी तो बहुत बड़ी है, नाम छोटा सा पुष्पा। उसी प्रकार से इसका भी नाम रखना है पद्यांश का, और पद्यांश का नाम हमेशा शॉर्ट में और छोटा सा लिखा रहेगा। जैसे भारत के बारे में बात चल रही है, कोई पद्यांश आ गया भारत का, है ना, भारत का जो पद्यांश चल रहा है, तो उसमें से जब आपके शीर्षक का जो प्रश्न है तो उसमें उत्तर के रूप में लिखना है भारतवर्ष। ठीक है, प्रश्न नंबर जैसे 2, प्रश्न नंबर पहला हो गया और उत्तर हो गया यहाँ पे, और तो वहां पर लिखना है शीर्षक भारतवर्ष। ठीक है सर, इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, कई बच्चे इसको कर नहीं पाते। 12th के लिए भी इसी प्रकार से है कि भाई पद्यांश का शीर्षक क्या रखना है, तो भारतवर्ष हो जाएगा। अब वो की वो बात आती है गद्यांश में, तो गद्यांश जैसे साहित्य के बारे में चल रहा है तो हो जाएगा शीर्षक हो जाएगा साहित्य, ये हो गया साहित्य। इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं। और फिर दूसरा जो प्रश्न आएगा पद्यांश या गद्यांश में, तो पर्टिकुलर कोई लाइन आ गई उसके बारे में होगा, तो उसका उत्तर आप उसको पढ़ करके आसानी से कर सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे प्रश्न आएगा, उसको भी अंदर से ही आएगा, उसको आप कर सकते हैं। फिर अगर पद्यांश में आ जाता है कोई व्याकरण के संबंधित प्रश्न, तो व्याकरण के संबंधित जब प्रश्न आ जाए तो उसमें से जैसे मुहावरा आ गया, तो मुहावरे को आप कर दीजिए कि इसका अर्थ क्या होता है, वो आपको करना है। उसी प्रकार से गद्यांश रहेगी। पहले तो क्या आता है, इसमें से 5, 6, 7, 8 प्रश्न बनते थे, पर वर्तमान में जो शिक्षा नीति लागू हुई है और उसके गद्यांश या पद्यांश से जो प्रश्न बनते हैं वो अधिकतम 5 और कम से कम 4 प्रश्न ही बनते हैं। तो ये आपके लिए आसानी रहेगी। फिर आगे बात आती है कि आपको ये कैसे करना है, क्या कौन सा आपका निबंध वाला पार्ट। अब निबंध को यहाँ पर कर दीजिए, और निबंध को बेहतर समझने के लिए मैंने मेरे YouTube चैनल पे पहले से मैंने निबंध किस प्रकार से करना है वो मैंने आपको कर रखा है, और वो आपको मैंने बता रखा है, उसको आप आसानी से पढ़ लीजिए। यस। अब आपको प्रार्थना पत्र करना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रार्थना पत्र करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे के बारे में प्रार्थना पत्र आया है। ठीक है, तो उसमें आपको स्ट्रक्चर आपके स्कूल में टीचर्स हैं हिंदी के, उन्होंने बता रखा होगा। अगर नहीं बताया है तो मैं वापस से बता दूं कि कॉलम यहाँ पे हो जाएगा सेवा में, फिर यहाँ हो जाएगा जिसको आपको प्रार्थना पत्र भेजना है उनका एड्रेस, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी फलाना 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 स्कूल। इसके बाद में यहाँ पर आता है विषय इसके नीचे ही आएगा और इसको आगे तक लिखना है। इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, यहाँ पर अल्प विराम लगेगा। पहली लाइन में अल्प विराम, फिर अर्ध विराम और फिर पूर्ण विराम, फिर महोदय जी, ये लाइन फिर खाली रहेगी। फिर इसी के नीचे से यहाँ शुरू होगा विषयांतर्गत समय नर्म निवेदन है फलाना फलाना फलाना, और इस मैसेज को यहाँ तक लिख लीजिए। पहली लाइन तो यहाँ से लिखी जाएगी इसके नीचे से, और फिर जो दूसरी लाइन आप लिखने जाएंगे तो वो इसके नीचे से यहाँ से लिखी जाएगी। ओके साहब, फिर भवदीय जो भी है उसको आप यहाँ लिख दीजिए। ये आपके प्रार्थना पत्र का खाका है। धन्यवाद वगैरह धन्यवाद बच्चे लिखते हैं, और वो भी युद्धीर से में जो मंदिरों नाम थोड़ी हो गए हैं, तो उसको धन्यवाद लिखना है तो आप इस प्रकार से लिखिए। और कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसको इस प्रकार से करते हैं जो कि गलत है, तो इस्माइली दक्षिणा हो जाएगा, अचंबा हो जाएगा। अचंबा थोड़ी करना, इस प्रकार से कर दीजिए। आई बात समझ में? तो ये प्रार्थना पत्र कर दीजिए। और उसके बाद में जो आपका पत्र आता है, किसके बारे में आ रहा है, किसके बारे में आ रहा है, क्या है, निविदा है, क्या है, फलाना फलाना, उस पत्र को कर दीजिए। पत्र को करने के बाद में आपके जो अन्य प्रश्न हैं उनको अब यहाँ पर आप कर दीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अगर इस स्ट्रक्चर को अपनाते हैं तो आपके बेहतर नंबर आएंगे और गारंटी से अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरा वादा रहा। और ये जो 10th का मैंने पेपर बताया है इस प्रकार से करने का, उसी को आप 12th के लिए भी फॉलो कर सकते हैं कि 12th में भी हमें कौन से पहले प्रश्न करने और कौन से बाद में करने हैं। ठीक है सर, अब मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का तरीका। वीडियो किस प्रकार से लगा ये आप कमेंट बॉक्स में
राय जरूर दीजिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, अभिभावकों, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि आपके जितने भी आसपास में पढ़ने वाले दोस्त हैं, पढ़ने वाले भाई बहन हैं, उनके भी अच्छे अंक आ सके। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस एग्जाम के लिए। और फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूं विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।